हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉवेल्स की लाइब्रेरी। और आप देख रहे हैं सलाह में इश्क मेहरबा का सीजन 2। तो चलिए अपना नॉवेल स्टार्ट करते हैं। नॉवेल स्टार्ट करने से पहले अगर किसी ने मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि वहां से भी आपको अच्छे अच्छे नॉवेल्स पढ़ने और सुनने को मिले। तो चलिए नॉवेल की तरफ बढ़ते हैं। हमें खुशी हुई कि आप यहाँ आए, मिशा ने जावियर को देखकर उससे कहा, जो इसके केबिन में बैठा था। मुझे तो आना ही था, आप बताएं आपको मेरी क्या जरूरत पड़ गई थी? जावियर ने संजीदगी से कहा, एक केस के सिलसिले में मैं आपकी मदद चाहिए थी। यहाँ इस्लामाबाद में एक बार फिर गर्ल्स स्मगलिंग का काम शुरू हो गया है, और जरा से ये पता लगा है कि इसमें सियासी लोगों का भी हाथ है। मेरा मतलब कि वो भी इस जुर्म में मुलविस हैं। मिशा ने संजीदगी से सब कुछ उसको बताया। ये काम मैं संभाल लूंगा, उसमें आप परेशान ना हो। मैंने ऑलरेडी ऐसा केस पहले भी हैंडल किया था, जावियर ने कहा। हाँ, लेकिन इस बार ये सब कुछ मुझे संभालना है। आपसे मुझे बस एक फेवर चाहिए थी, उसके बाद आपका काम खत्म हो जाएगा, मिशा ने कहा। कैसी फेवर? जावियर ने पूछा। उन नामवर शख्सियत के नाम आप मुझे पता कर दे कि वो कौन है। उसके बाद मेरा काम है मैं कैसे उनको रोकती हूँ और सलाखों के पीछे डालती हूँ, उनका पर्दाफाश करना मेरा काम होगा, मिशा ने बताया। आपको किसी पर शक है? जावियर ने पूछा। शक नहीं है, क्योंकि यहाँ हर कोई अपने चेहरे पर नकाब लिए घूम रहा है, और बगैर किसी सबूत पर किसी एक को निशाना बनाना हिमाकत के सिवा कुछ और नहीं होगा। मिशा ने उसकी बात पर गहरी सांस भरकर कहा। ठीक है, फाइन। मैं 15 दिनों के अंदर उन शख्सियात का नाम आपको बता दूंगा, जावियर ने कहा और अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। मिस्टर जाविद, थैंक्स अगेन, मिशा भी अपनी जगह से उठकर बोली थी। नो नीड, जावियर ने कहा और वहां से चला गया। यार, मान के बिना कितना सन्नाटा है, मजा ही नहीं आ रहा, अजीब बोरियत सी महसूस हो रही है, सिकंदर ने उन लोगों को देखकर कहा जो यूनी ग्राउंड में बैठे हुए थे। हाँ यार, सही बोल रहा है, मुझे भी उसकी बहुत याद आ रही है। जाने कहाँ और किस हाल में होगा। रयान भी उसकी बात से इत्तेफाक करता बोला। क्या मतलब कहाँ और किस हाल में होगा? अच्छे भले हाल में होगा, तुम लोगों को उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं। असाइनमेंट बनाती ईशा ने उनको लटारा। वो सब तो ठीक है, पर 2 दिन हो गए हैं, माँ का कोई अता पता नहीं। जोहान उनको देखकर संजीदगी से बोला। हाँ, बात तो तेरी भी सही है। उसने कॉल करना तो दूर, एक मैसेज भी नहीं किया ये बताने के लिए कि वो खैरियत से पहुंच गया है, सिकंदर ने भी कहा। इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं, वो वैसे भी यहाँ से और यहाँ के माहौल से बेजार था तो चला गया, अब भूल जाओ कि वो वापस आएगा, ईशा ने सर झटक कर कहा। सोच समझकर बोलो, मिजाजी खुदा है अब तुम्हारा वो, रयान उसके सर पर चपट मारकर बोला। ब्ला ब्ला, मिशा ने हजार मुंह के जाविये बिगाड़ कर कहा। गाइस, आप लोग यहाँ हैं और मैं पूरी यूनि में आपको तलाश कर रही थी। वो अभी आपस में बातें कर रहे थे जब हुरिया उनके पास आकर ईशा को देखकर बोली। आ गई मेरे दिल का सुकून। उसको देखकर रयान की बातें खुल गई थीं। तुम हमें तलाश कर रही थी, खैरियत? ईशा रयान को घूरती हुरिया से बोली। मेरे पास तुम लोगों के लिए खुशखबरी है, हुरिया ने चहक कर बताया। अभी तो हमारी शादी नहीं हुई, फिर ये खुशखबरी कैसी? रायान उसकी बात पर काफी हैरतजदा लहजे में बोला तो जोहान ने अपना सर नफी में हिलाया था। जब हुरिया होंक बनी, उसका चेहरा देखने लगी, जैसे समझने की कोशिश कर रही हो कि ये अभी उसने क्या सुना। मेरे कहने का मतलब था कि मेरे पास एक खुशखबरी है। दरअसल इस महानामा शाये पर मेरा नॉवेल भी शाया होगा, हुरिया ने संभल कर बताया। ओह वाओ, फिर तो तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। ईशा अपनी जगह से उठकर उसको मुबारकबाद पेश करने लगी। कॉन्ग्रेचुलेशंस। उन तीनों ने भी उसको मुबारकबाद दी। थैंक यू, हुरिया ने मुस्कुराकर उनको देखा। बस थैंक यू से काम नहीं चलेगा, तुम्हें हमें ट्रीट देनी होगी, रयान ने झट से कहा। हाँ, क्यों नहीं, हुरिया ने खुश दिली का मुजाहरा किया। तो चलो फिर। रयान तो घोड़े पर सवार था। अभी हमारी क्लास का टाइम है, जोहान ने उसको देखकर कहा। क्लास के बाद? हुरिया ने जोहान की बात पर कहा। वैसे वो रिसाला लाई हो तुम साथ? ईशा ने पूछा। हाँ, मैं लाई हूँ, हुरिया ने बताया। मुझे देना, फिर मैं पढ़कर तो देखूं क्या लिखा है तुमने, ईशा ने शौक लहजे में उससे कहा तो हुरिया मुस्कुराई। पागलों की तरह उसको देखना छोड़ो और अपनी पढ़ाई पर फोकस कर। सिकंदर ने रयान की नजरें मुसलसल हुरिया पर अटकी देखी तो तंज किया। पढ़ाई भी हो जाएगी, लेकिन यार मैं ना उसको प्रपोज करना चाहता हूँ, रयान ने कदर शर्मा कर कहा।
चाचू को अगर पता चल गया ना तो मार मार कर हशर बिगाड़ देंगे तुम्हारा। अपने फ्यूचर के बारे में सोचो, इन सब के लिए अभी बहुत वक्त पड़ा है। जुहान ने मलामत करती नजर से उसको देखकर कहा। हुरिया और ईशा ये दोनों जबकि वहां से चली गई थीं। डेडू क्यों मारेंगे? वैसे भी प्रपोज करने में क्या जाएगा? रयान ने मुंह बसोरा। तू घोड़े पर क्यों सवार है इतना? अभी हमारे एज इन चीजों के लिए नहीं है। सिकंदर ने गोया उसकी अकल पर मातम किया। एज क्यों नहीं है? यही तो एज होती है प्यार मोहब्बत करने की। कितना मजा आएगा जब पढ़ाई और प्यार एक साथ होंगे। रयान अपनी सोचों में मगन था। कोशिश करके देख, जोहान ने सर झटक कर कहा। वैसे मेरी मान अभी अपनी इस ठरकपन वाली नस को दबाओ। 3 साल बाद हम इस यूनी को अलविदा करेंगे तो तू प्रपोज कर लेना। देन शादी वाला सीन भी पॉसिबल हो सकता है। सिकंदर ने उसको मशवरा देते हुए कहा। नहीं ना, तब शादी और अब निकाह करने में क्या मसला है? सच्ची यकीन करो, उसका इग्नोर करना दिल पर ठा करके लगता है। रयान उन दोनों में से किसी की भी सुनने को तैयार न था। तू अभी क्लास की तरफ चल, उसके बाद जो करना है कर लेना, हम नहीं रोकेंगे। जोहान ने उनको क्लास का होश दिलवाया। फिर प्रॉमिस करो कल अच्छा सा मौका बनाओगे ताकि मैं उसको प्रपोज कर पाऊं। रयान क्लास की तरफ चलता हुआ उनसे बोला। उसकी तू टेंशन ना ले, मैं हूं ना, यहाँ जो करीबी पार्क है ना वहाँ अच्छा सा मौका बनाऊंगा। सिकंदर उसका कंधा थपथपाकर तसल्ली करवाने वाले अंदाज में बोला तो रयान की बाँछें खुल गई थी। उसको अब बस कल का इंतजार था। आप कुछ कर क्यों नहीं रहे? 2 दिन हो गए हैं लेकिन मान की तरफ से कोई खैरो खबर नहीं आई। न जाने हमारा बेटा कैसा होगा। फहा असीर को देखकर बेताबी से बोली जो अभी डेरे से आया था। हमने पता करवाया है, वो लंदन की फ्लाइट में बैठ गया था। अब कॉल क्यों नहीं कर रहा ये हमें भी नहीं पता। असीर उसकी बात सुनकर संजीदगी से बोला। ये क्या बात हुई? आखिर आखिर वो लंदन पहुंच गया है तो हमें कॉल क्यों नहीं की? फहा को समझ नहीं आया। फहा आपकी परेशानी बिला वजह है। वो छोटा बच्चा नहीं है, समझदार है, बारीक है। 2 दिन कॉल नहीं की तो टेंशन ना लें, कर लेगा कभी न कभी, जैसे उसको वक्त मिल जाएगा। असीर उसकी फिक्रमंदी देखकर तहम्मुल से बोला। हम परेशान क्यों ना हो? वो अपनी माँ को ये बताने के लिए तो फ़ोन कर सकता था ना कि वो खैरियत से पहुंच गया है, लेकिन नहीं की। ऐसे में क्या मैं परेशान भी ना हूँ? फहा उसके साथ बैठकर बोली। मान का सेलफोन स्विच ऑफ जा रहा है। हो सकता है कि उसका मोबाइल गुम हो गया हो और अब जब नया लेगा तो फोन कर लेगा। असीर ने कहा तो फहा ने गहरी सांस खारिज की। यही बात होगी ना? कोई और टेंशन वाली तो बात नहीं होगी ना? फहा ने फिर से पूछा। यही बात होगी। असीर ने उसको अपने साथ लगाए कहा तो फहा ने दिल में अरमान की सलामती के लिए दुआ की। हेलो लिटिल सिस्टर। आतिश हॉल में इशाल के साथ बैठकर खुशगवार लहजे में उससे बोला। मेरा मूड खराब करने की जरूरत नहीं है। जवाब में इशाल ने बेलचक अंदाज में उससे कहा तो आतिश हंस पड़ा। कूल। खैर ये बताओ कि मॉम डैड कहाँ हैं? आतिश ने उससे पूछा तो इशाल जो मैगजीन पढ़ रही थी उसको ऐसे देखने लगी जैसे उसका दिमाग की तवाज़ुन खराब हो गया हो। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? आतिश ने उसकी नाक दबाकर पूछा। मॉम डैड को आपने किस वक्त घर में देखा है जो इस वक्त ना देखकर आप परेशान हो रहे हैं? अगर दिमागी तवाज़ुन सटक गया है तो अपना इलाज करवाओ। इशाल ने खासे तंज लहजे में उससे कहा। एक्चुअली यू आर राइट, आई एम बिगेस्ट फूल। आतिश उसकी बात पर मुस्नी अफसोस से बोला तो इशाल ने अपना सर असबाब में हिलाया था, जैसे कहना चाह रही हो कि इसमें तो कोई शक नहीं। योर पोनी इज वेरी प्रिटी, आई लव इट। इशाल को पुरसुकून देखकर आतिश को बोरियत सी होने लगी थी। तभी उसके बालों से पोनी तेजी से निकाल कर कहता वो उठ खड़ा हुआ था, जबकि अपने बालों में खिंचाव महसूस करके इशाल का गुस्से के मारे बुरा हाल होने लगा। आतिश मेरी पोनी वापस करो वरना मैं जान से मार दूंगी तुम्हें। इशाल ने चीख कर उसे कहा, लेकिन उसका गुस्से में लाल पीला चेहरा देखकर आतिश शौकी से आंख वोंग करके बाहर निकल गया। अगर वो इशाल को जज ना करता तो कैसे मुमकिन था कि उसका दिन बेस्ट गुजरता। एक बार मुझे तुम्हारी कमजोरी मिल जाए उसके बाद ऐसा मारूंगी कि पानी तक नसीब नहीं होगा। जहां से आतिश गया था वहां अपनी नजरें जमाती इशाल नफरत अंगेज लहजे में उससे गोया हुई थी, जबकि आतिश को तो बगैर उसके इरादों को जाने बाहर ताज़ा हवा खाने निकल पड़ा था। हूर, कल मुझे तुमसे बात करने का मौका नहीं मिला लेकिन आज मौका मिला है तो मैं गंवाना नहीं चाहता। रयान लाइब्रेरी में आकर हुरिया को देखकर बोला। कौन सी बात?
हुरिया ने सवालिया नजर से उसको देखकर पूछा। यहाँ नहीं, आज तुम्हें हमें ट्रीट देनी है ना, तो वहाँ बात करूँगा, रयान ने बताया। कल दे नहीं पाई थी लेकिन आज दूंगी, पर ज़रूरी क्लास भी लेनी है। इस दरमियान वक्त ख़त्म हो जाता है और ट्रीट नहीं दे पाती। हुरिया को टेंशन हुई। आज अगर एक क्लास नहीं लेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं। तुम उठो और मेरे हमारे साथ चलो, रयान ने आराम से कहा। अभी? लेकिन कहाँ? हुरिया अपनी जगह से उठती इस्तकामिया नजर से उसको देखने लगे। जहाँ हम जाने वाले हैं ना, वहाँ वक्त लग सकता है, तो इसलिए अगर तुम चाहती हो कि अपने घर जल्दी जाओ तो जो मैं कह रहा हूँ वो करो। रयान ने अजलियत का मुजाहरा किया तो हुरिया अपनी किताबें समेटने लगी। एक बात तो बताओ भला कि जहाँ हम जा रहे हैं वो जगह तो करीब है ना, क्योंकि अगर वक्त ज़्यादा लग गया तो मेरे लिए मसला हो जाएगा, हुरिया ने हिचकिचाहट से पूछा। उफ, एक तो तुम डरती बहुत ज़्यादा हो, कुछ नहीं होता, चिल करो। वैसे भी आज तुम हमें ट्रीट देने वाली हो तो ये बात तो अपने घर में बताई होगी, रयान ने कहा तो हुरिया महज सर हिला पाई। जाने क्यों उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ गलत होने वाला है। हूर कहाँ है? अफान एक नज़र खुरिया पर डाले अपनी नज़रें फेर कर पूछा, क्योंकि वो दुपट्टे से बेनियाज थी जबकि वो जो ड्रामा देखने में मसरूफ थी। अफान की आमद पर चौंक गई। तुम्हें अपने घर में चैन नहीं है क्या? अपना दुपट्टा सही से शानों पर फैलाकर हुरिया बदमजा होकर पूछने लगी। मैं आपसे बहस में नहीं पड़ना चाहता, हुरिया को बुलाए, उसको लेने आया हूँ, अफान ने संजीदगी से कहा। हाँ, मैं तो जैसे तुम्हारे आने का इंतजार कर रही थी ना कि तुम आओ और हमारी बहस हो। उसकी बात पर खुरिया ने सर झटका। हूर को बुलाओ ताकि मैं उसको लेकर जाऊं, अफान ने जब्त से कहा। कहाँ लेकर जाना है उसको? खुरिया मशकूक नजर से उसको देखा। मॉम ने कहा है कि कोई ज़रूरी काम है उनको हूर से, अफान ने बताया। वो नहीं आ सकती, लेकिन अगर कोई ज़रूरी काम है तो मैं आ सकती हूँ, खुरिया ने शान बेनियादी से कहा। वो क्यों नहीं आ सकती? अफान ने तब कर कहा। क्योंकि इस टाइम वो अपनी यूनि में होती है, हुरिया ने जताती नज़र से उसको देखकर बताया। 3 बजे उसकी कौन सी है? अफान को जानकर गुस्सा आया। एक्स्ट्रा क्लासेस भी होती हैं, तुम्हें ज़्यादा ओवर बनने की ज़रूरत नहीं है, खुरिया ने उसको टोक कर कहा तो अपने हाथों की मुट्ठियों को ज़ोर से बीचता अफान बाहर की तरफ बढ़ाता। रुको अफी, कहाँ जा रहे हो? उसको ऐसा खतरनाक तहवीर चढ़ाए बाहर जाता देखकर खुरिया को तफ्तीश हुई, तभी आगे बढ़कर उसके रास्ते में हाइल होती बोली। हूर की यूनी, ताकि पता तो लगा सकूं उसको इस वक्त कौन सा एक्स्ट्रा क्लास है, अफान ने उसको देखकर संजीदगी से कहा। तुम भी यूनि में पढ़ते हो और अच्छे से जानते हो सब कुछ, फिर ऐसे जहलों की तरह रिएक्ट क्यों कर रहे हो, जबकि मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ, हुरिया ने उसको देखकर इस बार कदरे धीमे लहजे में कहा, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि अफान हुरिया की यूनिवर्सिटी जाकर कोई भी तमाशा करे। लेकिन मैं यहाँ आपको नहीं उसको लेने आया हूँ, तो बराए मेहरबानी रास्ते से हटें, अफान ने संजीदगी से कहा। आंटी को क्या काम है? खुरिया ने पूछा। हूर को बता दूंगा, अफान ने जवाब दी। अफी, हुरिया ने कुछ कहना चाहा, जब अचानक अफान उसका बाजू सख्ती से दबोच गया। मैं भाई की वजह से आपका लिहाज और आपकी इज्जत करता हूँ, इसलिए अपने बर्ताव से मुझे मजबूर ना करें कि मैं आपको वैसे ट्रीट करूँ जैसे बाकियों को करता हूँ, अफान उसकी आंखों में आंखें डालकर बेलचक अंदाज में कहा तो हुरिया ने जब से उससे सिर फड़े इंसान को देखा जो बिलवजह बात को बढ़ाने में लगा हुआ था। अगर तुम्हें वाकई में यूं नहीं जाना है तो जाओ, लेकिन अफान खबरदार, जो वहाँ तुमने कोई भी बदतमीजी का मुजाहरा करके हुरिया को टेंशन में डाला भी तो क्योंकि तुम्हारा हशर बिगाड़ने में खुरिया अब्बास ये नहीं सोचेगी कि तुम उसकी बहन के मंगेतर हो, खुरिया चैलेंज करती नजर से उसको देखकर बोली। भाई से कहता हूँ पाकिस्तान आकर आप पर लगाम डाले, एक झटके में उसका बाजू छोड़कर कहता अफान लंबे लंबे डाक भरता चला गया। पीछे खुरिया ने कुछ सोचकर अपना रुख अंदर की तरफ किया ताकि हूर को कॉल करके अफान के आने का बता पाए, क्योंकि वो जानती थी कि हुरिया ने आज घर आने में देर क्यों लगाई थी। हुरिया ने उसको बताया हुआ था कि आज उसने कुछ दोस्तों को ट्रीट देनी है। हम ये कहाँ जा रहे हैं? रेस्टोरेंट मेरा नहीं, ख्याल के इस तरफ है। और बाकी सब लोग कहाँ हैं? अपनी चादर को कोना मजबूती से पकड़ती हुरिया रयान से बोली। यार हूर, तुम परेशान ना बहुत जल्दी हो जाया करती हो, हालांकि मैं बता चुका हूँ कि वो लोग हमारा पार्क में वेट कर रहे हैं, रयान उसकी बात सुनकर अपना सर नफी में हिलाकर कहा था और वो अभी रोड क्रॉस करने लगे थे जब अचानक एक गाड़ी उनके सामने रुकी, जिसको देखकर रयान तो नॉर्मल तासुआ सजाए खड़ा रहा, पर हुरिया के जिस्म का पूरा खून चेहरे पर सिमट आया था। वो सांस रोके गाड़ी से उतरने वाली शख्सियत को देख रही थी, जिसमें कोई और नहीं बल्कि अब्बास साहब थे। अब्बा, हुरिया ने बेसाख्ता अपने सूखे होठों पर जबान फेरी थी। अब्बा?
ابھی کچھ ہوا بھی نہیں اور ولن موصوف نے انٹری بھی مار دی۔ ریان کا منہ بن گیا تھا جبکہ عباس صاحب ان دونوں کے قریب آ کر حوریہ کو سخت نگاہوں سے دیکھنے لگے، کیونکہ ان کے تن بدن میں آگ لگانے کے لیے ان دونوں کا ہاتھ ایک دوسرے کے ہاتھ میں دیکھنا کافی تھا۔ جو روڈ کراس کرتے ہوئے بے خیالی میں ریان نے اس کا پکڑا ہوا تھا۔ میری بیٹی کا ہاتھ چھوڑو۔ ریان کو دیکھ کر عباس صاحب نے کاٹ دھاڑ لہجے میں کہا، انکل السلام علیکم، دراصل میں سب سے پہلے آپ سے بات کرنا چاہتا تھا، پر سوچا پہلے حور سے بات کر لوں۔ ریان ان کے مخاطب ہونے پر وضاحت کرنا شروع کر دی تھی، جبکہ حوریہ نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ ریان کے ہاتھ سے چھڑوایا تھا۔ ابا میں آپ کو سب بتاتی ہوں۔ ریان کے جواب میں عباس صاحب کو غصے میں دیکھتی حوریہ نے جلدی سے کہا، تم گھر چلو، وہاں سب بات ہوگی۔ اس کا ہاتھ سختی سے دبوچ کر عباس صاحب نے کہا اور اپنے ساتھ لے جانے لگے۔ انکل برخوردار، تم ہمارے درمیان نہ آؤ تو بہتر ہوگا، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ ریان کچھ کہنے لگا تھا جب عباس صاحب نے کٹیلی نظروں سے اس کو گھورا تھا، لیکن آپ کو ایک بار ہماری بات تو سن لینی چاہیے۔ ریان اس بار قدرے سنجیدگی سے بولا۔ ریان خدا کا واسطہ ہے تم یہاں سے جاؤ، حوریہ نے گھبراتے ہوئے لہجے میں اس سے کہا، اس کو ڈر تھا کہ کہیں وہ کوئی الٹی سیدھی بات کر کے اس کو مزید پریشانی میں نہ ڈالے۔ حور ریلیکس، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں۔ ریان نے اس کو خود پر یقین کروانا چاہا، وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی باتیں عباس صاحب کو کس قدر غصہ دلا رہی تھی۔ انکل آپ یہاں، اور یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ عفان جو حوریہ کے یونہی جا رہا تھا، راستے میں عباس صاحب اور حوریہ کو ایک ساتھ انجان لڑکے کو دیکھ کر وہ معاملہ سمجھنے کی کوشش کرنے لگا۔ بیٹا وہ عباس صاحب کا سر جیسے شرمندگی سے جھک گیا تھا۔ ابا آپ کو اپنا سر جھکانے کی کوئی ضرورت نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوا جیسا آپ کو لگ رہا ہے۔ حوریہ کو سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیسے اپنی پارسائی کا یقین دلوائے۔ تم نافرمان چپ کر جاؤ۔ عباس صاحب نفرت بھری نگاہوں سے اس کو دیکھتا گاڑی میں دھکیلنے لگا۔ انکل ایسا کچھ نہیں، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، حور کی کوئی بھی غلطی نہیں ہے، وہ معصوم ہے۔ ریان ان کی گاڑی میں آگے آ کر بولا تو عفان نے اس کا گربان پکڑا تھا۔ اپنی حد میں رہو۔ ریان اس کو گھورا۔ اچھا میں حد میں رہوں؟ تم میری منگ کے ساتھ عشق معشوقی بھی کر رہو اور میں خاموش تماشائی کا رول پلے کروں گا؟ عفان نے کہنے کے ساتھ ایک مکہ اس کے چہرے پر مارا تھا۔ یہ اتنا اچانک ہوا تھا کہ اس کو سنبھلنے کا موقع بھی نہیں ملا تھا۔ تیری تو نے میرے بھائی کو ہاتھ کیسے لگایا؟ میں تجھے چھوڑوں گی نہیں۔ ریان اور حور کو نہ آتا دیکھ کر وہ تینوں باہر آئے تو کسی لڑکے سے ریان کو مار کھاتا دیکھ کر جہاں ذوحان اور سکندر حیران ہوئے تھے، وہیں عشا کا میٹر گھوم گیا تھا۔ تبھی آہستہ چڑھاتی وہ تیز قدموں سے چلتی ان کی طرف آئی تھی اور پوری قوت لگا کر اس نے عفان کو مکہ مار کر ریان کا حساب برابر کیا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ عفان کو جانے کہاں پہنچا دیتی۔ لڑکی ہو اس لیے لحاظ کر گیا، اگر لڑکا ہوتا تو ٹھیک ٹھاک جواب دیتا۔ اپنے ناک سے بہتے خون کو دیکھ کر وہ عشا کو گھور کر بولا، اس کو کیا دھمکا رہا ہے؟ ہم یہاں ہیں، ہم سے بات کر۔ سکندر نے جواباً اس کو گھورا تھا، میں بچوں کے منہ نہیں لگنا پسند کرتا۔ باری باری ان پر نگاہ ڈال کر عفان طنزیہ ہوا۔ بچوں کو نہیں مارتے، میں تو جیسے عمران خان تھا نا، جس کو فری میں دھو ڈالا۔ اپنی جیب سے سیل فون نکال کر اس کی کیمرہ آن کر کے اپنے خوبصورت چہرے پر نیل کا نشان دیکھ کر ریان کلرس کر اس کی بات سن کر بولا تو عشا اور سکندر سخت نگاہوں سے عفان کو دیکھنے لگے، جبکہ ذوحان کی نظریں گاڑی میں بیٹھی حوریہ پر تھی جو مسلسل روتی ہوئی عباس صاحب کو کچھ بول رہی تھی اور وہ سوائے غصہ کرنے کے کچھ اور کرنے کو تیار نہ تھے۔ سارا معاملہ سمجھ آنے پر ذوحان کو عفان سے زیادہ غصہ ریان پر آیا تھا، جس کی جلد بازی نے ایک لڑکی کے لیے مشکلات کھڑی کر دی تھی۔ حوریہ جس قدر یونہی میں محتاط رہا کرتی تھی، ایسے میں ذوحان کو اس کی فیملی بیک گراؤنڈ کا اندازہ بخوبی ہو چکا تھا۔ تم لوگوں کی یہ تربیت کی ہے والدین نے کہ پڑھائی کے بہانے یہ نیچ حرکتیں کرتے پھرو؟ عباس صاحب بھی عفان کے ساتھ کھڑے ہو کر ناگوار لہجے میں بولے تو عفان نے غصے سے ایک بار پھر ریان کو دیکھنے لگا جو اشاروں کناروں میں اس کو دھمکانے میں مصروف تھا، لیکن اشارے کے علاوہ کچھ اور نہ وہ کر پایا تھا کیونکہ وہ 18 سال کا تھا اور اس کی جسامت ابھی اتنی مضبوط نہ تھی کہ وہ خود سے 4 سے 5 سال بڑے لڑکے کو ہیرو بن کر مارتا۔ وہ جانتا تھا اگر وہ ایک مکہ مارے گا تو جواب میں عفان 2 مارے گا، کیونکہ اس شکل لحاظ وہ کر گیا تھا اس کا نہیں کرے گا، یہ وہ بخوبی جان گیا تھا۔ لیکن اس کی جگہ ارمان ہوتا تو وہ یقیناً عفان کو دھو ڈالتا کیونکہ وہ اپنی عمر سے بڑا لگتا تھا۔ ایک تو گاؤں کی وجہ سے اس کی خوراک ان سے الگ تھی، وہ آئلی چیز، دودھ
लस्सी वगैरह ये सब आसानी से खा जाता था, जो उसकी ताकत को बढ़ा देती थी। दूसरा, वो अपनी फिटनिंग का भी ख्याल उन तीनों से ज़्यादा रखता था। पर अरमान नहीं तो अगर सुहान और सिकंदर उसका साथ देते तो ज़बरदस्त हो जाता। वो आसानी से अफान को धो सकता था। पर जुहान के ऐसा तासरात देखकर उसको ऐसा होना नामुमकिन सा लगा, वो भी तब जब गलती उसकी हो। हमारे वालिदैन की तरबियत और परवरिश को छोड़ें, आप अपनी तरबियत याद करें, उसके बाद अपनी बेटी को शक की निगाहों से देखें। जुहान ने जवाबन आम लफ्ज़ों में गहरी बात उसको समझा दी थी, जिस पर एक पल को अब्बास साहब लाजवाब हुए थे। ज़्यादा बकवास करने की ज़रूरत नहीं, अफान गुस्से से कहता, उसको भी मारने वाला था, लेकिन जुहान ने उसका हाथ दरमियान में ही रोक लिया था। हाथों का इस्तेमाल करना हमें भी आता है, लेकिन हर चीज़ का वक्त होता है, और आपको भी यही मशवरा दूंगा मैं कि जोश में आकर होश गंवाने की कोई ज़रूरत नहीं। अपनी बहन पर आपको एतबार होना चाहिए। जुहान ने उसका हाथ छोड़कर संजीदगी से कहा, लेकिन उसकी आखिरी बात पर अफान के माथे पर बल नुमाया हुए थे। बहन नहीं, मंगीतर है वो मेरी, जिस पर तुम लोगों ने बुरी नज़र डालने की जुर्रत की है। अफान हाथों की मुट्ठियों को बीच कर बोला तो उन चारों को हैरत का शदीद झटका लगा था। प्रिया ने कभी उनको अपनी मंगनी शुदा होने का नहीं बताया था, और अब जब उनको पता लगा था, यकीन करना उनके लिए हद मुश्किल था। ऐसा कैसे हो सकता है? रयान तकरीबन चीखा था। ऐसा है, और तुम ज्यादा उछलो मत, नीका पर आ जाना हमारे। अफान उसको देखकर तंजिया बोला, जबकि रयान गाड़ी की तरफ बढ़ा था। तुम क्यों चाहते हो तुम्हारी वजह से मैं अपनी बेटी का गला घोटकर उसको मौत के घाट उतार दूं? अब्बास साहब उसके रास्ते में हायल होकर बोले तो रयान शिद्दत से उनका मुंह तकने लगा। कैसे बाप हो आप, जिसको अपनी बेटी पर एतबार नहीं, बस उसका हाथ किसी लड़के के हाथ में देखकर खुद से मफरोजा कायम कर लिया और पब्लिक में तमाशा अलग से लगा रहे हैं। रयान अफसोस से उनको देखकर बोला, जगू घर चल तू, ऐसे सफाक लोगों से बात करने का कोई फायदा नहीं। सिकंदर उसकी तरफ आकर बोला। अब्बास साहब एक नज़र उस पर डाले गाड़ी में बैठ गए तो अफान भी एक इंचती निगाह उन पर डाले अपनी बाइक के पास आया था। कैसे यार, घर चलूं? वो जाने क्या सलूक करेंगे इस बेचारी के साथ, हमें उन्हें फॉलो करना चाहिए। रैन परेशानी से बोला, आज ऑलरेडी बहुत तमाशा लग चुका है, अब घर चलने की करो। अगर मॉम डैड में से किसी को भी तुम्हारे कारनामे की भनक पड़ गई तो अच्छा नहीं होगा। ईशा ने तंज लहजे में कहकर बहुत कुछ बवा करवा दिया था। आफाक लुगारी तीसरी बार इलेक्शन जीते थे, जिसकी वजह से उन्होंने एक बहुत बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज की थी, जिसमें शहर भर के नामवर शख्सियत इनवाइटेड थे, और जुरेज दुरानी में उस पार्टी में शामिल था, क्योंकि इनविटेशन अरियान और उसको भी मिला था, जिस पर वो तो आया था पर अरियान नहीं आया था, क्योंकि उसको सियासी लोगों से ज़्यादा मेल जोल पसंद ना होता था, क्योंकि उनके पास काम के अलावा कोई और गुफ्तगू नहीं होती थी करने को, और रयान तो सदा का ऐसी बातों से खौफ खाता था। परफेक्ट फैमिली। बरसों हॉल की सीढ़ियों से आफाक लुगारी अपनी मिसेस और बच्चों के साथ आए को एक खातून ने कहा, जो जुरैस ने बखूबी सुना था। जब भी उसकी नज़रों का मरकज वो चारों बन गए थे, जहां आज आतिश अपने लापरवाह हुलिये में न था, बल्कि ब्लैक डिनर सूट में मबरूज था। वो खुद को सोबर जाहिर करने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन वो अलग बात थी कि उसके अंदर पड़ा कीड़ा उसको बार बार काट रहा था। उसका बस नहीं चल रहा था, वरना वो अपना कोट उतार कर शर्ट के ऊपरी 3 बटन खोल कर वो चिल मारता, लेकिन हमेशा की तरह ऐसी पार्टियों में उन चारों को एक साथ रहना होता था। एक आइडियल फैमिली शो करवाने के लिए वो अलग बात होती थी कि वो सिवाय इन पार्टीज के अलावा एक साथ कभी नहीं होते थे। दूसरी तरफ ब्लैक पाँव को छूते स्लीवलेस गाउन में मबरूज इशाल काफ़ी उकताई हुई लग रही थी। बालों को जूड़े में मुकीद के मुनासिब मेकअप के साथ वो हर देखने वाली नज़र का मरकज़ थी। मीडिया वालों ने एक साथ जाने कितनी तस्वीरें उनकी खींची हुई थी। मैं छोटी बच्ची नहीं, मेरा बाजू छोड़ें। ईशान ने धीमी आवाज़ में मिसेस लुगारी से कहा, जिनका नाम वर्दा था। खामोश यहीं खड़ी रहो, वरना अपने बाप का पता है तुम्हें। वर्दा लुगारी ने तुम्बिया करती नजर से उसको देखकर कहा, एक फेम हासिल करने के लिए आप लोगों के ड्रामे खत्म नहीं होते, लेकिन मैं अब उकता चुकी हूँ। इशाल उकताए लहजे में कहती अपने गाउन को संभालती जाने लगी, जब अचानक उसका पाँव किसी चीज में अटका, लेकिन उससे पहले वो गिरती जुरैस ने नरमी से उसका हाथ पकड़कर गिरने से बचा लिया था। आराम से बच्चा,
किसी की नरम आवाज़ सुनकर इशान ने चौंक कर उसको देखा, जिसकी नज़रें अब अपने सेल फोन पर थीं। जुरैश को देखकर इशाल का माथा ठटका था। वो आसपास उठते शोर को इग्नोर करती बखूर जुरैश को देखने लगी। एक्सक्यूज़ मी, इशाल ने उसको मुखातिब किया क्योंकि वो उसका झुका हुआ चेहरा देखना चाहती थी। जी? जुरैश उसकी तरफ मुतवज्जा होता सवालिया नज़र से देखने लगा तो सामने खड़ी शख्सियत उसको देखी कि देखने लगी। सॉरी, पर क्या हम पहले मिल चुके हैं? इशाल सताइश भरी नज़र से उसको देखकर बोली। शायद, लेकिन मैं श्योर नहीं क्योंकि इंसान बहुत से लोगों से मिलता है जिनमें कुछ चेहरे तो हमें याद रहते हैं और कुछ अक्सर हम भूल जाया करते हैं। सुरेश ने उसकी बात का खूबसूरत जवाब दिया तो इशाल जवाबन मुस्कुराती जाने लगी। जब अचानक उसके दिमाग में कुछ क्लिक हुआ था, तभी दोबारा सुरेश के रूबरू खड़ी हुई। अगर मैं गलत नहीं तो आप सुरेश दुरानी हैं और आपकी बीवी का नाम सुहान मलिक, उप्स, सॉरी, आई मीन उनका नाम सुहान सुरेश दुरानी है जो ब्रिस्टर है और आपका एक बेटा भी है नीली आंखों वाला सुहान दुरानी। आपका एक नटखट सा भाई और भतीजा भी है रायान दुरानी, सन ऑफ योर ब्रदर आर्यन दुरानी, और एक भतीजी भी है ईशा दुरानी जो अपनी माँ मीशा दुरानी की कॉपी है। और आप सारे इकट्ठे रहते हैं, राइट? इशाल गौर से उसका चेहरा देखती बोल गई तो जुरैश को कोई अजनबा नहीं हुआ था क्योंकि उनकी जिंदगी में लोगों को इतना पता तो होता है, पर ये सामने खड़ी छोटी सी लड़की उसकी फैमिली में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रही थी? ये बात उसको कुछ समझ में नहीं आई। जी, मेरा नाम जुरैश दुरानी है, लेकिन आपको कैसे पता? जुरैश ने होंश नरम लहजे में जवाब देकर पूछा। जुहान, आपका बेटा मेरा क्लास फेलो है और मैं उससे मिल चुकी हूँ, तभी आपसे ऐसी वाइब्स आई। बाय द वे, वो आपकी डेटू कॉपी है, लेकिन नेचर वाइज मुझे आप ज़्यादा अच्छे लगे। वो काफ़ी सड़ा हुआ रहता है हर वक्त। इशान ने अब बेतकल्लुफ़ अंदाज में उससे बातचीत करना शुरू कर दी थी। वो नेचर वाइज अपनी वालदा पर गया है, वो भी ऐसी संजीदा रहती है, काम के अलावा और कोई बात नहीं करती। जुरैश ने मुस्कुराकर जवाब दिया। तो वो आपको बोरिंग सी नहीं लगती? सॉरी टू से, लेकिन बॉयज़ को ज़्यादातर चहकती हुई गर्ल्स अट्रैक्ट करती हैं ना? इशान ने इस बार थोड़ा हिचकिचाहट से पूछा। नज़र को जो भा जाती है दिल को बस वो अट्रैक्ट कर जाती है, और जो चीज़ दिल को पसंद आ जाए उससे फिर कोई बोर नहीं होता। जुरैश ने कहा तो इशाल लाजवाब हुई। नीली आंखों वाला लकी है जिसके वालिदैन आपके जैसे हैं। इशान ने ऐसा झटक कर कहा तो वो गहरा मुस्कुराया। आप लकी नहीं? क्योंकि आप भी तो अपने भाई के साथ पिक्स बनवा रही थी। जुरैश ने कहा तो इशाल का हलक तक कड़वा हो गया था। अब वो उसको क्या बताती कि जिसके साथ मिलकर वो कुछ वक्त पहले तस्वीरें बनवा रही थी, अकेले में वो दोनों एक दूसरे के बाल नोचा करते हैं, बल्कि घर से बाहर वो एक परफेक्ट सिस्टर एंड ब्रदर्स हैं। आपके वालिद भी नामवर शख्सियत के मालिक हैं, जुरैश ने मजीद कहा। हाँ, लेकिन मुझे ये चीज़ें अट्रैक्ट नहीं करती। मीन्स मैं अपनी लाइफ में कुछ और चाहती हूँ, और हॉनेस्टली स्पीकिंग कि मैं इस लग्जरी लाइफ से काफ़ी फीड अप हूँ। ये चीज़ें मुझे खुशी नहीं देती क्योंकि जो मैं चाहती हूँ वो सब मैं पैसे जेवर से हासिल नहीं कर सकती। तो फिर इस शानदार घर और मालदार होने का क्या फ़ायदा? ईशान ने कहा तो उसकी बातें जुरैश को काफ़ी अजीब लगी। वो महसूस कर सकता था कि उसके लफ्ज़ों में छुपी महरूमी को, लेकिन जान ना पाया कि सामने खड़ी लड़की के पास आखिर ऐसी क्या चीज़ नहीं जो ऐसे खुशहाल घराने में रहकर मुतमईन नहीं थी। वो घर जिसकी चाह हर इंसान को होती है। मैं समझा नहीं, मतलब आप खुश क्यों नहीं? सुरेश ने पूछा। आपको पहले अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ। मेरा नाम इशाल लुगारी है और हर कोई मुझे ऐश कहकर मुखातिब होता है। गलत लफ्ज़ों में आए दिन मेरा ये चेहरा अखबारात की जीनत बनता है। हाँ, कभी कभार अच्छे लफ्ज़ों में भी आ जाती हूँ और लोग आई मीन मेरी एज की लड़कियाँ मुझे रक्श भरी निगाहों से देखती हैं, हालांकि मुझे में ऐसा कुछ भी नहीं। इशाल ने ज़बरदस्ती मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए उससे कहा। उसको नहीं पता था वो क्यों आखिर अपने दिल का हाल जुरैश से कर रही थी, जिससे वो आज शायद पहली मर्तबा मिल रही थी। शायद आम लोगों की तरह उसके अंदर भी ये ख्वाहिश बेदार हुई थी कि कोई अजनबी सा शख्स उसको मिले जिससे वो अपने सारे दिल का हाल बयान कर दे, क्योंकि अजनबी शख्स उसको रास्ते में फिर तो नहीं मिलेगा और ना कोई डर होगा उसको। आप तो प्यारी सी बच्ची हो, फिर ऐसी बातों का मकसद? जुरैश उसकी बातों से उलझन का शिकार हो गया था। वो देख रहे हैं? इशार ने वाइन की पूरी बोतल पकड़े आतिश की तरफ इशारा किया, जो मुस्कुरा मुस्कुरा कर एक लड़की से बात करने में महूर था। आपका भाई आतिश लुगारी? जुरैश
ایک نظر آتش پر ڈالتا دوبارہ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ ہاں وہ میرا بھائی ہے، لیکن بچپن سے اس نے میری ہر وہ چیز چھینی ہے جس سے میں کلوز ہوتی ہوں۔ میں اس سے نفرت کرتی ہوں کیونکہ آتش لگاری کے آگے موم ڈیڈ کو کبھی نہیں نظر آئی۔ آج جس پر پیار لٹایا جا رہا تھا نا، ان لوگوں کے سامنے اس کا وجود سالوں سے اگنور ہوتا رہا ہے۔ میرے دل کو سکون نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ میں اپنی لائف سے خوش نہیں۔ اشال کی آنکھوں میں پانی جمع ہو گیا تھا، تبھی اتنا کہتی وہ چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد زریس نے غور سے آتش کو دیکھا جو اپنی دنیا میں مگن تھا۔ اگل بغل میں لڑکیوں کو کھڑا کیے وہ جانے ان سے کیا باتیں کر رہا تھا۔ اگر وہ بس اس کی شکل دیکھتا تو ماشاء اللہ کہتا، لیکن اس وقت وہ جس پوزیشن میں تھا ایسے میں وہ بس یہی بول سکتا تھا، استغفر اللہ۔ اس اسٹوری کو یہیں پہ دی اینڈ کرتے ہیں، نیکسٹ پارٹ میں دیکھتے ہیں آگے کیا ہوگا۔ میرے ساتھ جڑے رہیے۔